हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है। दोस्तों, उसमें हम लोगों ने 9 क्लास कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल बैच में जाके वापस वीडियो को देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर करें अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि बातें पूरी क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूँ जिसका इसके पिछले वाले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था सेम उसी पे इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि आयत का, देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर पता होगा तभी क्वेश्चन को हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे में होता है चौड़ाई। बाकी आगे जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और यदि पढ़ना है तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से मेंसुरेशन का पार्ट जब देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करवा के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक अच्छी बात सुनिए, मैं वही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है लंबाई गुणे चौड़ाई। बोल रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि। तो दोस्तों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना मैंने आपको अच्छे से बताया है, यानी वृद्धि या कमी करना। तो हमेशा 100 पे ही वृद्धि करेंगे और 100 पे ही कमी करेंगे। तो क्या कह रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई में दोस्तों 100 पर 10% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुंचेंगे? 110 पे पहुंचेंगे। गुणा का साइन है, गुणा लगा दीजिए। फिर कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी, यानी 100 में 10 कमी कर देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों? 90 पहुंचेंगे। फिर मैंने दूसरी बात और क्लियर ये करवाई है कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 होगा। तो दोस्तों 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे हम कि क्षेत्रफल पर 1% का परिवर्तन होगा, 1% कमी आएगी। ठीक है, और यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात को अच्छे से देखना, क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कोई वस्तु है, उस पर p% की वृद्धि कर दी जाती है, अनंतर उस नए मूल्य में p% की कमी कर दी जाती है। यानी उस बाद में p% की उसी मूल्य पर वृद्धि कर दी, कमी कर दी जाती है p% की। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो जाए, नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो जाए तो आरंभिक मूल्य कितना था, ये हमें पता करना है। यहाँ से बात को अच्छे से समझना दोस्तों। क्या कह रहा है, आरंभिक मूल्य कितना था? तो दोस्तों आरंभिक मूल्य यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, आरंभिक मूल्य है। क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया जाता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर हमें 100 पर 10% की वृद्धि करनी होती है तो क्या लिखते हैं? 110 लिखते हैं। अगर हमें 100 पर p% की वृद्धि करनी होगी तो क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस p लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम 100 पर 10%, जैसे 100 पर 10% की वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं? 100 में 110 जोड़ते हैं, तभी 110% होता है। उसी तरह कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया गया। दोस्तों p% हम क्या कर दिए? बढ़ा दिए। फिर आगे वो क्या कह रहा है, अनंतर उस नए मूल्य में p% की कमी कर दी गई। तो दोस्तों
P% की कमी, यानी 100 पर 10 की कमी करेंगे 90, तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे 100 में P% की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस P अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो जाए, यानी दोस्तों नवीनतम मूल्य कितना हो जाए 1 रुपये हो जाए तो आरंभिक मूल्य कितना था, यानी यही चीज़ तो हमसे पूछ रहा है, तो उसको हम लिख दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना दोस्तों अच्छे से, ये क्या है हमारा आरंभिक मूल्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात हमें याद आ जानी चाहिए, हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं 100 को ए मान लूँ और पी को बी मान लूँ तो क्या ये यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है और ये चीज़ हमें यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, तो दोस्तों इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं क्योंकि इसी से तो ये आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 को 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों ऊपर, यानी मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और पी का पी से गुणा होगा यानी माइनस में, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करें तो एक स्क्वायर तो हो गया, ये क्या है बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों एलसीएम लेने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, गुणे का साइन है तो दोस्तों इनका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। दोस्तों गलती से क्या करता है बच्चा, जल्दी में इसका एलसीएम लेके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों साइन का भी हमें यहाँ पे ध्यान देना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब 100 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा 10,000 होगा, ये 10,000 होगा और बराबर में क्या है 1 है। हमें क्या बताना है, आरंभिक मूल्य बताना है। तो दोस्तों यहाँ से हम आरंभिक मूल्य पता करेंगे। दोस्तों आरंभिक मूल्य बराबर, अब देखो ये इधर ये यहाँ पे है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है 10,000 और बट्टे में ये क्या है ये आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है डायरेक्ट तरीका तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इतना बात समझ में आया दोस्तों, आंसर हमारा बनेगा 10,000 बट्टे में 10,000 माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों ये 10,000 है। अब यहाँ से दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इतना तो आप लोग पता होगा, ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर और बराबर में क्या होगा ये 10,000 होगा ही, ठीक है। और साथ में ये भी है तो आप ये भी लिख लीजिए आरंभिक मूल्य, ठीक है ये गुणे में है, ये 10,000 हो गया। अब क्या होगा, अब इसको हम करने के लिए इसको क्या करेंगे आरंभिक मूल्य लिखेंगे, ठीक है। आरंभिक मूल्य बराबर निकालेंगे जब दोस्तों तो ये तो ऊपर ही रहेगा, ये इधर है प्लस में कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा 10,000, ठीक है और बटे में क्या होगा 10,000 माइनस का पी स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्ट ऐसे यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए थे, इतना आप समझ सकते होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप इस पैटर्न में लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर कुछ नंबर पे वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ ताकि बात क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है, यहाँ पे नंबर पे उसी क्वेश्चन को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत यानी बाद में 20% की वृद्धि की गई, पहले 10% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की फिर वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपये, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था ये हमें पता करना है, ठीक है। वापस हमें वही चीज फिर से पता करना है, प्रारंभिक मूल्य आरंभिक मूल्य, ठीक है। अब देखो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, गुणे क्या करा है पहले 10% की वृद्धि दोस्तों, यानी 100 पर 10% की वृद्धि करें कहाँ पहुंचेंगे 110 पे पहुंचेंगे। वापस फिर कह रहा है इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई तो 100 से 20% की वृद्धि 120 पे,
ठीक है। फिर कह रहा है यदि अंतिम बढ़ा मूल्य कितना है, 33 है। दोस्तों अंतिम मूल्य की, दोस्तों ये यहाँ पे हमेशा प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पे हमेशा अंतिम मूल्य, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। अब आगे इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 20 छक्का 120 होगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। इतना करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे ऐसे समझना चाहते हैं, यहाँ पे हर में एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। 11 यहाँ पे 33 है, बराबर में है। मैंने क्या बोला है, अगर ऊपर वाली संख्या अगर ऐसे यहाँ पे कोई संख्या और बराबर की उस तरफ है और इधर से या इधर से कोई संख्या अगर कैलकुलेट हो रही है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसको कर सकते हैं। नीचे से नीचे अगर कैलकुलेट हो रहा है, बराबर का साइन है बीच में, तभी ऐसा करना है। अगर कैंसिल हो रहा है तब आप कर सकते हैं। और यहीं पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। 11 छक्के 66 हो जाएगा, वैसे कैंसिल कर दीजिए। 11 का नाम 11, 11 3 हो जाएगा 33। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 3 है, ये 6 है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब 2 ये है 5, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, आपके पास बचा क्या हुआ है, प्रारंभिक मूल्य बराबर 1/5 बचा आपके पास, गुणे में यहाँ पे भी क्या बचा, 1/5 बचा, और यहाँ पे तो आपका 1/1 बचा हुआ है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य। वैसे आपको इतना करना नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बनेगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 बनेगा, बराबर ये आपका 1 है ही। अब देखो प्रारंभिक मूल्य हमें यहाँ से पता करना है, क्या कर सकते हो, ये 25 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 1 इधर आएगा तो प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 25/1 मतलब 25। मूल्य आपका कितना था पहले, प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये था, ठीक है। अगर आप ऐसे में अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ पे काटने पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। टाइम लग जाए दोस्तों उसकी बात नहीं, लेकिन बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। 33, ठीक है। ये क्या हुआ, 0 0 कैंसिल किए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, आपके पास बचा क्या, प्रारंभिक मूल्य। क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 11 छक्का 66, 10 पच्चे 50। आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 33/1। प्रारंभिक मूल्य पता करना है यहाँ से, तो क्या 33 तो आपके पास है ही, ये क्या होगा, बराबर की उस तरफ जाएगा तो इनके मान क्या होंगे, बदल जाएंगे। क्या होगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 33 का नाम 33, 33 दूना 66 हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 25 हमें 2 को 25 से गुणा करेंगे, हाँ 50 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या निकल के आया, 25 रुपये, ठीक है। तो आप इस पैटर्न भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बात वही है दोस्तों, बस यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप एक समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ जो अगर पीछे अगर कहीं पे डाउट रहा होगा तो यहाँ पे नंबर को मैंने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो परिणामी भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है वो हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या रहा है, भिन्न के अंश में, दोस्तों ये क्या है, ये है अंश, ठीक है, और बटे में क्या है, ये है हर। कह रहा है अंश को 25% की वृद्धि, तो 100 पर 25 की वृद्धि 125 पे पहुंचे, ठीक है। और हर को बोल रहा है दोगुना, यानी पहले 100 है दोस्तों, 100 पे ही तो वृद्धि की है 25 की, तो बोल रहा है हर को दोगुना करने का मतलब ये है कि पहले अगर 100 है तो 100 का दोगुना करना है, कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 200% आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। दोस्तों यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाली बात होती है, तो दोस्तों कन्फ्यूज अब नहीं होना है। अगर 2 गुना बोले हर को, 3 गुना बोले, 4 गुना बोले, तो 100 में उसको जितना गुना बोल रहा है उसको गुणा कर दो, जितना है उसको हर में रख दीजिए। जैसे यहाँ पे बोला हर को 2 गुना, तो मैंने 100 को 2 से गुणा किया, 200 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है परिणामी जो भिन्न है दोस्तों 5/9 आता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 25 के पहाड़े में 25 पंचे 125 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब 25 चौका 100, 4 बार जाएगा, 4 का डबल कर देंगे 800 हो जाएगा, यानी 25 अट्ठे 800, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, अंश बटा ये हर है, ठीक है।
थोड़ा कैलकुलेशन आप ध्यान से देखना दोस्तों। 25 पंचे 125 और 25 को 8 से जब गुणा करेंगे दोस्तों 2 आएगा, तो 8 बार चला जाएगा। बराबर में ये है दोस्तों 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 1/8 आप ऐसा पहले लिख लीजिए अच्छे से, 1/8 बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है 1/9। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंश बटा हर को बराबर में लिखिए, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। और बराबर के इस तरफ में जब आएगा दोस्तों तो इसके मान क्या होंगे, बदल जाएंगे, यानी 9 8 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 8 का नाम 8 ही होगा, 9 का नाम 9। तो दोस्तों जो मूल भिन्न आएगी वो क्या होगी, 8/9 होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया होगा। समझाना हमें सिर्फ यहीं पे था, वैसे इसका मैंने क्वेश्चन और करवा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बात को अच्छे समझना। अपनी कॉपी में राइट डाउन करते टाइम पे दोस्तों नोट्स बनाना मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स साथ में बनाते चलिए, आप लोगों के लिए बहुत ही मदद करेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, अनिल अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, और शेष बचा लेता है, यानी 75% खर्च करने के बाद शेष जो उसके पास राशि बचती है उसको बचा लेता है। इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी ये हमें पता करना है। ठीक है, यानी पहले बचत उसकी कुछ रही होगी, ठीक है, और उसकी आय भी बढ़ी और उसका खर्च भी बढ़ा, तो बाद में बताना है कि भाई उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें यहाँ से पता करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, पता करते हैं अच्छे से। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। ये है दोस्तों आय, ठीक है, ये है खर्च उसका, और ये है बचत। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, 75% खर्च कर दिया। तो मैंने शुरू में बताया कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उसकी बचत कितनी होगी, 25% होगी। अब जब 75 रुपया खर्च कर दिया, 25 बचा लिया, तो उसकी कमाई रही होगी कितनी, 100 रुपये, तो मान लेते हैं 100%। ठीक है, यहाँ पे 100 ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं परसेंट। देखो उसने सीधा बोला कि भाई अनिल अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है, यानी 75 जब खर्च कर दिया तो 25 बचा, उसकी आय रही होगी 100 रुपये, 100%। ठीक है, इसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर दोस्तों 20% की जब वृद्धि कर दिए तो कहाँ पहुँचे, 120 पे पहुँचे। ठीक है, ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन आगे क्या कह रहा है, वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो दोस्तों गलती से भी आपको यहाँ पे 10 जोड़ के 85% नहीं कर देना है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चा बिल्कुल गलती करता ही करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि 75 पर 10%, जैसे यहाँ पे आय में 20% की वृद्धि हुई तो 100 से 120 कर दिए, उसी तरह खर्च में भी 75 में 10 जोड़ के 85 कर देंगे। दोस्तों गलत हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो भी डाउट है अब यहाँ पे उसको क्लियर कर लीजिए अच्छे से। आइए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान समझना, 20% की वृद्धि हो जाने पर वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, पहले उसका खर्च 75% था, 75 का 10% हम दोस्तों यहाँ पे निकाल लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसने कितना वृद्धि किया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी संख्या का मैंने 10% निकालना बहुत अच्छे से बताया है, तो क्या हो जाएगा 7.5। ठीक है, कितना होगा, 7.5 होगा। नहीं समझ में आया है तो आप 75 लिखे यहाँ पे, गुणे 10 बटे में 100, 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा, 75/10, एक जीरो बचा हुआ है 7.0, यहाँ से जीरो ये हट जाएगा, तो 7.5 आएगा। तो दोस्तों वृद्धि उसकी हुई कितनी, अब यहाँ पे 7.5% की। ठीक है, यानी 7.5% की वृद्धि हुई। अब इसको जोड़ेंगे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 100 से 20 जोड़े तो 120 हुआ, तो इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट एक सीध में रहता है 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8। दोस्तों कितना हुआ, 82.5% अब उसका अब खर्च हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 75% खर्च करके 25% बचा लिए, यानी उसकी आय 100 रुपये थी, उसी तरह उसकी आय जब 120 रुपये है, 82.5 खर्च कर दिया, तो उसकी बचत अब होगी कितनी, उसकी बचत होगी दोस्तों यहाँ पे 37.5%। अच्छा यहाँ से आप कर लीजिए, 120 में से
क्या घटा दीजिए 82.5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 5 बचेगा, पॉइंट एक सीध में होता है, पॉइंट तो हमेशा एक सीध में रहना चाहिए। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ 3 बचा, 8 3 11 होता है, 37.5 बचेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, उसमें उसने क्या कहा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। 37.5% ही आया है, ठीक है। तो 25 से 37.5 होने में वृद्धि हुई कितने की, तो दोस्तों वृद्धि हुई है 12.5 की। अगर 37.5 में से अगर 25 को माइनस करेंगे दोस्तों तो 12.5 आएगा। लेकिन ये वृद्धि हुई कितने पे है दोस्तों, हमेशा पहले पे किया जाता है, पहले वाली बचत पे। ये हमेशा नोट कर लीजिए दिमाग में अपने की, जो उसका बचत होगा यानी जो हमेशा उस पहले बचत पे देखा जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे 25। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 का नाम 25, 25 पंचे 125 होता है, 10 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी दोस्तों उसकी जो बचत होगी बाद में दोस्तों 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अगर बात समझ में आ जाएगी दोस्तों तो आप लोगों से कुछ भी बोलेगा, यहाँ पे कुछ भी खर्च बोल देगा, यहाँ पे वृद्धि या कमी बोलेगा, या यहाँ पे वृद्धि कमी बोलेगा, आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात को क्लियर करना, लॉजिक समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। समझाना था दोस्तों इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 75% खर्च किया, 25% बचा उसकी, तो आय उसकी 100 रुपये होगी। उसकी आय में 20% की वृद्धि है, यहाँ पे दोस्तों सीधा 20 बढ़ा दिए। फिर उसने बोला कि खर्च में 10% की वृद्धि, यानी 75 का 10% निकालेंगे 7.5 आएगा। अब 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ 120 में से 82.5 यानी ये इसकी आय है, ये इसका खर्च है, तो आय में से खर्च निकालेंगे तो दोस्तों उसकी बचत आएगी 37.5। तो 25 से 37.5 होने में 12.5 पर 5 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 25 पे हुई है, उसको लिखे हमेशा नीचे, यानी जिसके साथ तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो आपको पता ही होगा, परसेंटेज याद करने के लिए गुणा से कैलकुलेट कर लीजिए, 50% आंसर बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बात को समझना अच्छे से। कह रहा है एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है, ठीक है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन हो, मतलब दोस्तों 20% प्रतिवर्ष कमी हो, अवमूल्यन मतलब दोस्तों कमी, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, ये हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि, तो दोस्तों 100 से 20% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुँचे, 120 पहुँचे, यानी पहले ये था, ठीक है, पहले ये था, और अब कितना हो गया, अब ये हो गया 120, यानी बाद में। तो क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले, ठीक है, यानी 12,800। हमें पता क्या करना है, पहले वाले का, तो पहले ऊपर किसको रखेंगे, हम 100 को रखें। क्यों रखेंगे ऊपर 100 को, क्योंकि हमसे पूछ रहा है पहले के लिए, तो 100 बटा कितना होगा, 120 होगा। ये तरीका सीख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अगर आप अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ना कोई फॉर्मूले की जरूरत, ना कोई कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ ये तरीका समझ लीजिए। अगर पहले के लिए बोले तो ऊपर 100 रखो, बाद के लिए पूछे 2 वर्ष बाद, तो हम पहले 120 को ऊपर रखते, फिर बटे में 100 रखते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न में 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो 2 वर्ष पहले, या कुछ भी वर्ष पहले, या कुछ भी वर्ष बाद, 2 प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर बाद बोले तो ऊपर वाली, पहले बाद वाले को लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद बटे में 100। अगर पहले पूछता है तो पहले वाले को ऊपर रखेंगे, बाद में फिर नीचे। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। क्या हो जाएगा, 20 पंचे 120, ठीक है, और 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ठीक है। अब क्या होगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 को यहाँ से 3 छंग 18, 3 तिया 9 3, 9 1 10 हो जाएगा, नहीं इसको कैंसिल आउट कीजिए 6 से, ठीक है ना, हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। और यहाँ से 6 का नम 6, 1 मिनट, 6 से मत काटिए इसको, यहाँ से इसको देखिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसलिए कि हमें बोला है कि 20% का अवमूल्यन यानी कमी बोला है, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों। पहले 100 था, अब 80 हो गया है, ठीक है, बाद में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ऊपर 100 रखेंगे, नीचे 80 रखेंगे। थोड़ा आप इतना थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कमी के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, तो
तो पहले वाले के लिए पूछा है तो ऊपर 100 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 80। अब क्या होगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, इतना कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको रहने दीजिए ऐसे, एक 12 है, 4 चौक 16 होगा, और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, या एक एक कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8, ये हो गया। फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 यानी 800। अब आपके पास क्या बचा, 800 गुणे 5 गुणे 5, क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी ये 4000, फिर 5 से गुणा करें, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यानी पहले मूल्य दोस्तों क्या था फ्रिज का, 20,000 रुपये था। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा वो यहाँ पे मैंने वृद्धि कर दिया था, ठीक है, इतना ही गलती हो गई थी, तो वहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हैं। बस कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों देखो, 20% प्रतिवर्ष 20% का अवमूल्यन कमी हुआ, तो 2 वर्ष पहले कितना मूल्य रहा होगा, 20,000 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है, बात को अच्छे समझना, ठीक है। चले, क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6,900 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को 20 से 20% अधिक, क्या कह रहा है, ए को 20 से 20% अधिक, तो दोस्तों ये 100 है, तो ये कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे समझिए, अधिक मिले, ठीक है, अधिक मिला, तथा बी को सी से 20% कम मिले, तो दोस्तों देखो बी को सी से 20% कितना मिले, कम मिले, तो ये हो गया 80, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इतने को कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों पहले ए बी सी का हम अनुपात पता कर लेंगे, ठीक है, ध्यान समझना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे उन लोगों का, ठीक है। इसमें हमें बी का हिस्सा पूछा है तो बी का हम पता करेंगे। ए अनुपात बी कितना है दोस्तों, ए अनुपात बी कितना है, 6:5, 6:5 ऐसे लिख दीजिए, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है बी अनुपात सी का मान कितना है, 4:5, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 4:5, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ए अनुपात बी का मान 6:5, तो बी और सी कितना होगा, 4:5 होगा। अब यहाँ पे 5 को बढ़ाइए, यहाँ पे 4 को बढ़ाइए। अगर तरीका नहीं पता है दोस्तों अनुपात निकालने का तो सीख लीजिए। यहाँ पे जब भी अनुपात निकालना हो, जैसे यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो मैंने क्या किया भाई, ऐसा मैंने तरीका अप्लाई किया, ए और बी का अनुपात जो था उसको लिखा, बी और सी का जो था उसको लिखा। तो दोस्तों जहाँ पे जो जो खाली जगह है ना, इसके सामने वाली संख्या सेम यहाँ पे लिखी जाएगी, इसके सामने वाली संख्या सेम यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 6 और 4 का हमेशा यहाँ से यहाँ का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है, अनुपात 5 चौक 20 हो जाएगा, अनुपात 5 पचम 25 हो जाएगा। ऐसा करने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले हमें एक अनुपात पता करना पड़ेगा। तो एक अनुपात पता कैसे किया जाता है वो भी सीख लीजिए यहाँ से। चलिए क्या होगा, 20 20 20 3 60, कितना हो जाएगा, 59। अगर इनका अनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 59 अनुपात कितने का है दोस्तों, हम तो कह रहे हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा इन्हीं तीनों में करना है, तो 69 अनुपात आया। और रुपए कितना है हमारे पास दोस्तों, 6,900, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6,900। अब क्या होगा, एक अनुपात क्या होगा, 69,000, 6,900 बटे में 69 होगा, कैंसिल कर दीजिए, क्या आया, एक अनुपात आया दोस्तों आपका 100 का। यानी दोस्तों आप ऐसा लिख सकते हैं, एक अनुपात कितने का, 100 का बना। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है बी वाले का, तो बी का अनुपात यहाँ पे कितना है, 20 है, तो बस आप यहाँ से बी का हिस्सा पता कर सकते हैं, 100 गुणे अनुपात कितना है 20, यहाँ पे लिखिए 20, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। सी का पूछता 100 गुणे कितना कर देंगे, 25, तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अगर अलग अलग इंडिविजुअली निकालना हो, ए का पूछता तो आप 100 गुणे कितना कर देते, 24 कर देते, और यहाँ पे क्या आ जाता, 2400। तो इस तरह से आप अलग अलग पता कर सकते हैं कि भाई अगर हमें बी का हिस्सा पूछा है तो 2,000 होगा, सी का अगर पूछा होता तो कितना होता, 2500 रुपये होता, ए का पूछा होता तो 2400 रुपये होता। और एक बात और देख लीजिए, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 2 9 5 4 9, ठीक है, 2 2 4 2 6, देखो 6,900 रुपये आपका वापस आ जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा 2,000 रुपये।
तो उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किस तरह का जब भी प्रश्न बने तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात हमें यहाँ पे समझनी थी परसेंटेज में कि उसको कम अधिक कैसे यहाँ पे मतलब रखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, मन लगा के दोस्तों तैयारी करें। टारगेट हमारा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस आप प्रॉपर करते रहिए, प्रैक्टिस सेट ले आ लीजिए अच्छे से। वहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस सेट जब आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वहाँ पे आप कितना क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं और कितने टाइम में। क्वेश्चन तो दोस्तों सभी सॉल्व कर लेते हैं लगभग, लेकिन कितने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ये हमें वहाँ पे देखना होता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और वहाँ पे अपना टाइम ले लीजिए भाई, हमें 1 घंटे लेना है, 1.5 घंटे लेना है, जो भी आपको टाइम टेकन लेना है वो आप वहाँ एक टाइम निश्चित कर लीजिए, और उस टाइम में आपको क्वेश्चन कितने आप सॉल्व कर पा रहे हैं वो देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, वहाँ से अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, और ऐसा करने से दोस्तों आप लोगों को 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। पता चलेगा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। प्रीवियस ईयर का उठाइए क्वेश्चन, वहाँ से देखिए। और यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 8 से 9 वीडियो वहाँ पे अपलोड हुआ है, तो अच्छे से वहाँ से देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपनी बात को। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आज हमारा 10वां क्लास था, कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।